वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। मेरे साथ आज मौजूद हैं अज़हर सदीक एडवोकेट साहब। अज़हर सदीक एडवोकेट साहब ना सिर्फ माहिर कानून हैं, बल्कि बहुत सारे मामलात पर जो गहरी नज़र भी रखते हैं। इनको मैंने कराची में केसेस लड़ते हुए भी देखा। और सर, आप इस वक़्त लाहौर में हैं। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह बड़ी मेहनत कर रहे हैं आप और बड़ी खबरें ब्रेक करते हैं। सर, आप लोगों की मेहरबानी है सर। कोशिश करते हैं। सर, आज बात करनी है जस्टिस काज़ी फ़ैज़ी से साहब के हवाले से, क्योंकि आईनी मामला है, अदलिया का मामला है, और आप क्योंकि कानूनी माहिर हैं और इन मामलात पर गहरी नज़र रखते हैं। जस्टिस काज़ी फ़ैज़ी साहब का जो इस तरह तवक्को ज़ाहिर की जा रही थी कि इख्तिलाफ़ी नोट वो लिखेंगे, उन्होंने लिखा, लेकिन उसमें तो उन्होंने और अदलिया को तक़सीम कर दिया। और जिस तरह ये उनके इख्तिलाफ़ी नोट से जो तासुर मिल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे उनकी आज तक किसी चीफ़ जस्टिस ऑफ़ पाकिस्तान से बनी ही नहीं, जब से वो एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं। तो उनके इख्तिलाफ़ी नोट के अहम नुकात हैं क्या? और फिर ये उनका रवैया क्यों ऐसा है? क्या वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को नहीं जानते, उनके इख्तिलाफ़ी नोट के मुताबिक? देखें, पहली तो बात मैं अर्ज़ करता चलूँ आपके सामने 2-3 रख दूँ। पहले मैं बता दूँ इख्तिलाफ़ी नोट है क्या? वो बताते हैं कि चीफ जस्टिस ने ठोस वजूहात के बगैर जानबदारी का इल्ज़ाम लगाया। भई ये तो कोर्ट का फ़ैसला है, पहले मैं क्लियर कर दूँ। उन्होंने अपने ये 28 सफ़े के इख्तिलाफ़ी नोट के अंदर उसको ऑर्डर मान लिया है और एक ऑर्डर जब सुप्रीम कोर्ट का हो, सिंगल जज उसको सेट असाइड नहीं कर सकता। कोशिश की है उसको सेट असाइड करने की, उसके बारे में क्या-क्या बातें की वो बाद में बताऊँगा। पहले ज़रा बता दिया जाए वो कहते क्या हैं। वज़ीर-ए-आज़म का बयान आइन के खिलाफ मुकदमा का इख्तिताम हैरानकुन था। सेनेट इलेक्शन से कबल वज़ीर-ए-आज़म ने अरकान को तरक्कियाती फंड देने का कहा। भी हैरानकुन बात है, हेर-फेर में बातें हो रही हैं सारी। हुकूमत और अपोज़िशन दोनों ही वोटों की खरीदो-फरोख्त का कह रही हैं। अटॉर्नी जनरल ने तहकीकात की बजाय जज को शिकायतकुंदा बनाने की कोशिश की। अब यहीं से अंदाज़ा लगाएँ कि वो जो आगे बीच में आगे क्या कहेंगे वो बाद में बताऊँगा आपको। तमाम जजेस का दस्तखत होने तक हुक्मनामा कानूनी नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आज़म ने सदारती रेफरेंस के खिलाफ दायर दरख्वास्त की थी। दीगर 13 अफराद के साथ वज़ीर-ए-आज़म को भी फरीक बनाया गया था। अगर वज़ीर-ए-आज़म को फरीक बनाना वजह थी तो फरीक बेंच के 3 जजेस भी थे। सुप्रीम जुडिशल का हिस्सा 3 जजेस भी बेंच में शामिल थे। तहकीकात की बजाय सुप्रीम कोर्ट जज को आईनी ज़िम्मेदारी अदा करने से रोका गया। 5 रुकनी बेंच की तश्कील और जस्टिस मकबूल बाकर को शामिल न करने पर एतराज़ किया। चीफ जस्टिस ने बेंच की तश्कील पर एतराज़ का तहरीरी या ज़ुबानी जवाब नहीं दिया। रिकॉर्ड के मुताबिक चीफ जस्टिस के ज़ुबानी हुक्म पर 5 रुकनी लार्जर बेंच बनाया गया। 10 फरवरी के हुक्म में किसी जज को समाअत न करने की हिदायत नहीं थी। अटॉर्नी जनरल ने भी बेंच में शामिल किसी जज पर एतराज़ नहीं किया था। व्हाट्सएप पर मिलने वाली खुली दस्तावेज़ात खुली अदालत में जजेस और हुकूमती वकला को दी। दस्तावेज़ की तस्दीक ना होती तो बात वहीं खत्म हो सकती थी। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ ना मुकदमा ना सुनने का मतलब है जज सिर्फ प्राइवेट केस सुन सकता है। वज़ीर-ए-आज़म को ज़ाती तौर पर नहीं जानता तो जानेदार कैसे हो सकता हूँ? ये वो सारी बातें हैं जो मैं जो अब आता हूँ असल बात की तरफ। मैंने पाकिस्तानी तारीख में ऐसा जज नहीं देखा है माजरत के साथ कि जो जिस तरह की और जिस तरह वो यानी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस और कोड ऑफ कंडक्ट की जिस तरह ये खिलाफ वर्जी हो रही है और ये इख्तलाफी नोट अगर आप देखें तो इन्होंने ये इख्तलाफी नोट नहीं है। ये बुनियादी तौर पर आइन की आर्टिकल 189 की खिलाफ वर्जी और बादी नजर में मैं इसको तौहीन अदालत समझता हूं। मैं आगे चलने से कबल नाजरीन के लिए आम आदमी के लिए बताता चलूं। मिसाल के तौर पर यानी वो कहते हैं कि जस्टिस मकबूल बाकर को बेंच में शामिल नहीं किया। 10 फरवरी की समाअत हुई, उस पर दस्तखत मौजूद होंगे। 10 फरवरी से 11 फरवरी के लिए समाअत आई तो वो बेंच का हिस्सा थे तो वो बेंच मान लिया। अब आने या ना आने के हवाले से वो उनका ये सवाल इस वक्त उठाना वो भी बड़ा हैरानकुन है। फिर भी जो रजिस्ट्रार को खत उन्होंने लिखा और वो खत मीडिया पे कैसे आया, मैंने बड़े वाज़ेह सवालात उठाए थे। इससे पहले जो उन्होंने सदारती रेफरेंस के हवाले से जब मामला आया था तो सदर साहब को जो खत लिखे थे वो खत किसने लीक किए थे वो अलग बात है, रेफरेंस गया था। लेकिन वो भी सवाल ऐसे हैं और आपको पता है एक खास सो कॉल्ड लिबरल और एक सहाफी तबका जो है जो खास तौर पर हुक्मरान जमात के साथ है वो इन सबको प्रमोट करता है। तस्वीरें मौजूद हैं, वरना तो जजेस स्पीक थ्रू देयर जजमेंट, यानी वो इस तरह की बातें नहीं करते हैं। अब इन्हीं के मैं जो कि आपने बात छेड़ दी है वो दूसरे पैरे में वो जिक्र करते हैं अपना 3 फरवरी के फैसले का। फिर हम उससे आगे चलते हैं, उसमें बड़ी हैरानकुन है 10 फरवरी को जब समाअत मुलतवी होती है 10 फरवरी को बेंच बन जाता है और इसी में वो जिक्र करते हैं एक और खत का। यानी हैरानकुन बात है, यानी ये क्या कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस को खत लिखा जस्टिस मकबूल बकर को निकाल। भाई चीफ जस्टिस की स्वाबदीद है, सुप्रीम कोर्ट रूल्स बड़े क्लियर है। मैं पहले भी सवाल उठा चुका था
कि आज खुद नोटिस इस तरह जजेस नहीं ले सकते हैं, ये चीफ जस्टिस का इस्तेकाक है। बहरहाल आज खुद नोटिस लिया, केस कौन सा चल रहा था, इन्होंने वजीर आजम के हवाले से जब वो गालबन एडवोकेट जनरल ने एक शिरकत की थी तो उस वक्त मामला क्या हुआ था हमने वो भी देखा। फिर आप हैरान होंगे। और एक बात जो मैं आपको क्रेडिट देता चलूं यहाँ पर, यानी वो जो रजिस्टर अपना रोस्टर जारी हुआ तो ये चैम्बर वर्क में थे, यानी इतनी बातें थी तो जिक्र कर देते ना, यहाँ पे इसमें फैसले में लिख देते कि चैम्बर वर्क जो है ना, मैंने क्या वजह थी वो ब्रेक आपने की थी, वो आपने बताया था कि जस्टिस मंसूर अली शाह छुट्टी पे चले गए थे जस्टिस शाहजादा अफरीदी के खिलाफ बैठने की, वो मैं चाहूंगा आप खुद ही बता सकें। लेकिन मैं अपनी बात खत्म करने से आगे सवालों का जवाब दे सकूं, हम इसी जजमेंट को देखता हूं, ये सिंगल जज का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट बेंचेस पर मुश्तमिल होती है। अब मैं मजेदार जो बात आपके सामने बतानी है कि जो लफ्ज लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ये पैरा नंबर है इसका जनाब 27, लफ्ज सुनिएगा, नाजरीन भी सुनिएगा। The order is unconstitutional। एक सिंगल जज कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, ओ भाई हाई कोर्ट की अपील नहीं सुन रहे, ये हाई कोर्ट के खिलाफ आपके पास फैसला नहीं आया ना, आप रिव्यू में बैठे हैं। The order is unconstitutional, illegal and contrary to the proceeding of this court। ये फैसला होना था, आपको इख्तलाफ था इसके ऊपर तो रिव्यू फाइल होता, रिव्यू में देख लेते सारे मामले को, उसके अलावा यही बात खत्म नहीं होती है। अब आगे जो कहते हैं, अब मिसाल के तौर पर ये पैरा नंबर मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूं, आखिरी पैरा है 38, जिसमें मैं कोई 20 के करीब सवाल उठाती हैं, सवाल उठाना इनका आम काम है। 38 में कहते हैं cumulative improprieties and illegalities, the order and the events leading up to suffer from the following improprieties and illegalities। यानी कमाल हो गया भाई, और बड़ी हैरानकुन बात है, एक सिंगल जज ये क्या कर रहा है, एक जज को पता नहीं है, कानून के तालिब इल्म होने के नाते बादी नजर में मैं ये बड़ा वाज़ेह तौर पर समझता हूँ, और ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की खिलाफ वर्जी, और ये अभी जजेस में आपस में कोई इख्तलाफ हो सकता है, या हमारे घर में कई मियाँ बीवी के इख्तलाफ होते हैं, मोहल्ले में जाके शोर नहीं डालते हैं ना इस तरह शोर डालते और ना इस तरह ये काम करते हैं। और फिर देखिएगा वो जज जो कहता था कि अपने फैसलों से बोलते हैं, वो जो टिकर चलते थे और जो तरीका कार अपनाते थे, वो अगर इन सब कुछ देखा जाए तो जुडिशियल इम्प्रॉपर्टी के खिलाफ ये लिखा है। अब डिपेंड ये करता है कि इस पे क्या एक्शन लेती है। सर एक और चीज मैंने आपसे जैसे सवाल किया, वो कहते हैं इमरान खान को वो जानते नहीं, ना जाती हैसियत में जानते हैं ना वजीर आजम की हैसियत से जानते हैं, तो फिर नोटिस किस बात का लिया जब वो जानते नहीं थे। दूसरा सर एक और भी बीच में खबर आई, वो खबर ये है कि जिस तरह आप कह रहे थे कि वो इख्तलाफ हुआ बेंच में, उसके बाद फिर चीफ जस्टिस ने जैसे ये केस अपना निपटाया और उठ के चले गए, मजबूरन इनको जाना पड़ा, तो मेरे कुछ सोर्सेज ये भी बताते हैं कि कमरा अदालत में यानी कि चीफ जस्टिस के चैम्बर में जो है इनकी बाकायदा लड़ाई हुई वहां पर। इन्होंने काफी शोर की आवाजें बाहर आ रही थी और लोग जो दीगर जजेस साहबान थे उन्होंने बीच बचाव कराया, तो क्यों इस तरह एहतियाल में क्यों है किसी जज को, हमने तो ऐसा नहीं देखा। देखिए यही तो बात है ना, आप यही से अंदाजा लगाइए, आपने क्रेडिट गोज टू यू, आपने अंदर की बात खबर की, अगर ये बात अगर सामने रख लें तो ये तो बड़े तकलीफ दे बात है, यानी बायस इसके बाद बढ़ गया और क्या हो गया, जज का बायस इससे बढ़ के और क्या हो गया। ये वही हैं जिन्होंने जस्टिस इजाजुल हसन के ऊपर और बेंच की मौजूदगी के ऊपर एतराज उठाए थे और फैसला लिखा गया था, उसके बाद ग्रेटरेस ही जस्टिस इजाजुल हसन भी इस तरह की बातें कर सकते थे, बहुत चीजें हो सकती थी, यानी इन्होंने इस तरह के सवाल उठाए। और ये जो चैम्बर के अंदर वाली खबर दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी खबर है, इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए। रिकॉर्ड अवेलेबल है, ब्रदर जजेस को खामोश नहीं बैठना चाहिए, और जिस तरह वो नहीं आ रहे चीजें सारी मीडिया में ला रहे हैं और चीजें सारा कंट्रोवर्सीज बना रहे हैं, ये चीज भी और ये भी कौम के सामने आनी चाहिए कि एक जज जो है तो हमल का मुजाहरा नहीं कर सकता, यानी जजेस स्पीक थ्रू द जजमेंट अपने, यानी उनकी मिसेस के हवाले से हमने देख लिया कि किस तरह के इल्जामात लगाए, उन्होंने खुद कैसे इल्जामात लगाए। तो ये मामला मैं मुतालबा करता हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, कि ये जो चैम्बर के अंदर जो कुछ किया है उन्होंने, इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए। और यकीनन ये बदतमीजी हुई है गैर इखलाकी तौर पर, और अगर वैसे देखा जाए एक जज को इस तरह ये जगह जगह करता है तो ये तौहीन अदालत के जिम्मे में भी आता है। इस पे मैं तो समझता हूं इस पे फौरी तौर पर एक्शन होना चाहिए और कौम के सामने असल हकायक आने चाहिए।
सर एक दूसरी चीज़ है कि जिस तरह मुसलसल चीफ जस्टिस जितने भी गुज़रे हैं पहले मतलब गुलज़ार अहमद से पहले जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली थे, जस्टिस खोसर साहब थे, अब गुलज़ार अहमद आ गए, तो इनकी बन क्यों रही? मतलब ये क्या चाहते हैं? फ़ौज से इनकी लड़ाई, हमेशा कोई भी गलत काम होता है तो फ़ौज को इल्ज़ाम लगाते हैं, फिर वफ़ाक़ी हुकूमत से लड़ाई। आखिर पाकिस्तान में ठीक है क्या? या ये खुद सिर्फ़ ठीक है या सारी अदलिया की अदलिया ही खराब है? क्या वजह है सर? देखें, पहली तो बात है कि ये वो आदमी हैं कि जिनको बराह रास्त चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट बनाया गया और ये वोकला अलायंस के हवाले से था। हर एक को पता है, इस कॉन्टेक्स्ट में बताने की ज़रूरत नहीं है। जब असासों के बारे में पूछा गया, बीवी के हवाले से जब बात सारी सामने आई, मनी ट्रेल आज भी नहीं दे सके और उल्टा सवाल उठाते रहे हैं। यानी एक जज जो है ना, वो फेयर होना चाहिए और ये सारी चीज़ों और जो दूसरी जो बात आपने बताई है कि आपने तारीख में ऐसा कोई जज देखा है कि जो इसको इस तरह के इख्तिलाफ़ात और इस तरह की बातें खुल के ओपनली यानी ये जो जो कुछ कर रहे हैं, ये जो कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से अगर सामने रखे देखें, ये तो खामोशी है हमारे जजेस के हवाले से और सुप्रीम कोर्ट फेयरनेस में सारे मामले को सारे ब्रदर जजेस देख रहे हैं, लेकिन असूली तौर पर ये डेकोरम की खिलाफ वर्जी है। और इस तरह की चीजें होनी नहीं चाहिए और नजर यही आ रहा है इन माय ओपिनियन में, मेरी जाती राय के मुताबिक, कि इस तरह के जो जितने वाकयात हुए हैं इससे लग गई यही रहा है कि ये जजेस की क्वालिटी में आती नहीं। ऐसे इंसान ऐसे आदमी को जज बनने से पहले 1000 दफा सोचना चाहिए। और दूसरी यानी इसमें वो जिक्र करते हैं मैं इस्तीफा देने का सोचा, बड़े कॉन्शियस की बात है। भाई आप इतने बड़ी कंट्रोवर्सीज में आ रहे हैं और इतना कुछ सवाल उठा रहे हैं, ये आपका अगर माइंड इस अगर ज़हनी तौर पर आप चाहते हैं तो आप एक्शन लें। आप उल्टा इल्जामात क्यों ला रहे हैं और सोशल मीडिया पे जो कैंपेन उल्टी चला रही है, यानी वो कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस गुलजार बड़ी व्हाट आप यानी मजाक का बातें हो रही हैं कि उनको इस्तीफा देना चाहिए। ये वही टीम है जो उनके साथ आस पास नाम लेने की मुझे जरूरत नहीं है। एवरीबडी नोज, आपके सामने है मतीउल्लाह जान ने जो ट्वीट किया था, आपको याद होगा उन दिनों पे तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई थी और वो तौहीन अदालत की कार्रवाई अपनी जगह पड़ी हुई है। तो ये वो सवालात है, आपने देखे ना, आपने मुझे नाज़रीन के लिए खबर वो दोहरा दे, वो जो अपना रोस्टर बनने के हवाले से एक बात की थी और वो बाकायदा न्यूज़ अखबार में छप भी गई थी, लेकिन आपने जो क्लैरिटी के बात कही थी, उसके बाद अब बेंच तो बना हुआ है। वो क्या था सर, आप बताइएगा ज़रा आप भी? जी, जी। जी, जी, सर वो इसमें जिस तरह रोस्टर उस दिन 3 दफ़ा रोस्टर रिवाइज़ हुआ। बाकायदा एक दफ़ा रोस्टर बना, ये सिटिंग में थे और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ इनकी जो है वो सिटिंग थी, यानी कि जो 11 फरवरी के बाद का रोस्टर था 19 तक। उसमें इन्होंने बैठना था, लेकिन क्या किया कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, वो छुट्टियों पे चले गए। उसके बाद रोस्टर रिवाइज़ हुआ तो जस्टिस याहिया अफरीदी के साथ जाना पड़ा इनको। उनके साथ सिटिंग थी, तो उसके बाद फिर इन्होंने खुद इनकार किया और खुद अपने जो पीए थे उसके ज़रिए इन्होंने दरख़्वास्त दी, जिसकी जो सुप्रीम कोर्ट के एक तर्जुमान हैं, उन्होंने बाकायदा अपनी प्रेस रिलीज़ में उन्होंने वज़ाहत भी की इस बात की कि यही हुआ था। हमने हफ्ते वक़्त के रोज़ जब ये रोस्टर जारी हुआ और जिस दिन ये खबरों का भूचाल और उसके बाद सोशल मीडिया पे जस्टिस काज़ी फ़ैज़ी साहब को मज़लूम ज़ाहिर किया जा रहा था, तो उस दिन हमने हक़ाइक़ रखे थे ये सामने। अच्छा सर, एक और चीज़ है जिस तरह एक चीज़ मतलब आप कह रहे हैं कि खुद ये कंट्रोवर्शियल बन चुके हैं, अदलिया को तक़सीम करने की कोशिश हो रही है और तमाम जजेस के ऊपर कीचड़ उछाला है इन्होंने, अब तो वाज़ेह हो गया है। तो इनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होती है, वो किस अंदाज में और किस तरह कार्रवाई हो सकती है कि इनको तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे, क्योंकि तमाम पूरी कौम की, पूरी हुकूमतों की, पूरी इदारों की नज़रें जो हैं, आखिरी इंसाफ की जो वो हमारी एक दहलीज़ है, वो तो सुप्रीम कोर्ट है। तो वहाँ इस तरह के जजेस होंगे तो फिर क्या कार्रवाई हो सकती है सर? देखिए, सबसे पहली तो बात है कि जो पहले इनके पास जो रेफरेंस पेंडिंग पड़ा हुआ है, मैं मुतकाज़ी हूँ कि वो रेफरेंस फौरी तौर पर डिसाइड होना चाहिए जुडिशल काउंसिल के हवाले। दूसरा जो इल्ज़ामात लगाए थे उन्होंने फैज़ाबाद धरने का इनकी बीवी या के बारे में जदादे रखने से कोई ताल्लुक नहीं है। वो एक्सप्लेन कर रही हैं वो, और आपने इनकम टैक्स में डिक्लेयर की, अब तो आगे इनकम टैक्स एफबीआर की रिपोर्ट भी आ चुकी है और फिर उसके बाद जो रिव्यू में जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की उन चीज़ों को, और ये जो वाक़या हुआ है ना, ख़ास तौर पर ये मेरी ज़ाती राय के मुताबिक तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक और रेफरेंस बनता है। तौहीन अदालत की कार्रवाई भी शुरू हो सकती है। डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को किस तरह देखती है, ब्रदर जजेस कैसे देखते हैं। जिस तरह जाकर चैम्बर के अंदर जैसे आपने बताया है कि उन्होंने इस तरह की अपना लड़ाई हुई, ऐसे बाकायदा लड़ाई हुई है सर जाके, आप देखें ना अंदर इस तरह, लड़ाई हुई। जी। अब देखें ना ये हालात जो पैदा किए हैं, तो इस हवाले से एक अलग कार्रवाई होनी बनती है। तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हो सकती। ठीक है। सर आपका बहुत शुक्रिया, छुट्टी के दिन आपने वैसे टाइम दिया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखते हैं। जब आप यहाँ दलाइल देते हैं तो उस वक़्त हमें केसेस समझने का मौका मिलता है और आपकी वीडियोज़ देखते हैं, आप मुख्तलिफ चैनल्स पर तज्ज़िये भी करते हैं मुख्तलिफ अहम इश्यूज़ के ऊपर। मैं आपको इस तरह ज़हमत देता रहूँगा, लेकिन ये बहुत बड़ा मसला था, इसलिए मैंने आपको कोशिश की कि छुट्टी के रोज़ ज़हमत दूँ और अपने जो दोस्त हैं, चाहने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, उनको बता सकें कि असल हक़ाइक़ है क्या।
बहुत शुक्रिया आपका। देखें, आप मर्द मुजाहिद हैं, आप हक और सच की बात करते हैं, तो जो आदमी हक और सच के साथ खड़ा है, तो मोहम्मद अज़हर सिद्दीक उसके साथ खड़ा है, उससे कोई लेना-देना नहीं। वो आप स्टेट्समैन का रोल प्ले कर रहे हैं। ये स्टेट्समैनशिप होती है, जो हकायक सामने बताते हैं। ये नहीं कि एक तरफ अलाइन कर लें और असल हकायक ना बता सकें। बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह।